मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। एक ऑब्जर्वेशन है, आजकल प्राणायाम बहुत पॉपुलर है। हर जगह, हर स्थान पर, बगीचों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में आपको लोग प्राणायाम करते हुए नजर आ जाएंगे। योग गुरु, योग निर्देशक, योग आचार्य ये बार बार कहते हैं कि प्राणायाम से सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इनका कहना है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेंक्रियाज की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, खाने की नली की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, घुटनों की प्रॉब्लम, सारी बीमारियों को हम प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। इन योग आचार्यों का, योग गुरुओं का यह भी कहना है कि प्राणायाम के माध्यम से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और इस ऑक्सीजन से एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल अमृत की तरह होते हैं जो सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। अब हम ये विचार विमर्श करेंगे कि क्या वाकई प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा प्रवेश करती है या नहीं करती। प्राणायाम में हम क्या करते हैं? प्राणायाम में हम फ्रेश एयर लंग के माध्यम से फेफड़ों में लेते हैं और जो अशुद्ध वायु है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है वो हम फेफड़ों से वायु में भेजते हैं। सामान्य श्वसन गति जो होती है वह एक बार में हम 500 ml वायु वातावरण से हम फेफड़ों में लेते हैं, 500 ml वायु, और फेफड़ों में 150 ml जो वायु होती है वो डेड स्पेस में जाती है। मतलब एक श्वसन का जो गति है, एक श्वसन का जो एक्ट है उसमें केवल 350 ml वायु का एक्सचेंज होता है। 350 ml वायु के माध्यम से CO2 शरीर से बाहर निकलती है और 350 ml का ये जो एक्सचेंज है इसमें शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये होता है श्वसन की एक गति। सामान्यतः 1 मिनट में हम 12 से 18 बार हम सांस लेते हैं। एक बार सांस लेने में 350 ml वायु का आदान प्रदान होता है। यदि हम 12 बार लेंगे तो 350 में 12 का गुणा करेंगे, 4.2 लीटर वायु का आदान प्रदान होता है। इसी हिसाब से हम 18 बार का निकाल सकते हैं। 18 में हम 350 ml का गुणा करेंगे तो ये लगभग 6 और 7 लीटर के करीब आएगा। तो नॉर्मल हमारा जो वेंटिलेशन है, नॉर्मल जो एक्सचेंज है वायु का, वो लगभग 3 से लेकर के और 7 लीटर तक है। इसको हम कहते हैं सामान्य श्वसन गति में वायु का एक्सचेंज। अब प्राणायाम को हम दो में बांट सकते हैं। एक जिसमें श्वसन गति को कम करते हैं उसको कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में क्या है कि हम सांस को रोकते हैं। सांस को रोकने की वजह से क्या है कि हम 1 मिनट में 12 से कम बार भी श्वसन की गति को नियंत्रित कर लेते हैं। इसमें क्या है हाइपोवेंटिलेशन में कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर बनती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, ये फेफड़ों में भरी रहती है और फेफड़ों में जो एल्वियोलाई हैं उसमें जब CO2 की मात्रा बढ़ी होती है तो वायु से ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश कम हो जाता है। तो इस कारण क्या है कि जब श्वसन गति हम कम करते हैं ऐसी स्थिति में शरीर में या फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम उपलब्ध होती है, क्योंकि फेफड़ों में एल्वियोलाई में जो CO2 की मात्रा उपस्थित है जिसको हम श्वसन की गति को कम करके बाहर नहीं निकलने देते हैं, उस वजह से क्या है कि बाहर से ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि हाइपोवेंटिलेशन में शरीर में फेफड़ों के माध्यम से वायु से ऑक्सीजन की मात्रा कम प्रवेश करती है। तो इसमें हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम श्वसन की गति को कम करते हैं प्राणायाम में, ऐसी स्थिति में शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। अब दूसरी स्थिति है कि जिसमें हम श्वसन की गति को तेज करते हैं या गहरी सांस लेते हैं। जब श्वसन की गति को हम तेज करते हैं तो चूंकि एक श्वसन की गति में 350 ml वायु का एक्सचेंज होता है, तो यदि हम 1 मिनट में 30 बार 40 बार यदि श्वसन की गति करेंगे तो वायु की एक्सचेंज की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति आती है कि यदि हम सांस को गहरा लेते हैं, गहरा छोड़ने के बाद फिर हम गहरी जब सांस लेते हैं, मीन्स डीप इंस्पिरेशन आफ्टर डीप एक्सपिरेशन, उस स्थिति में क्या होता है कि एक बार जो हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है उसकी मात्रा होती है 4.6 लीटर और इसमें हम 150 ml यदि हम घटा देंगे तो ये होगा 4 लीटर और 450 ml वायु का एक्सचेंज एक बार में होगा यदि हम गहरी सांस छोड़ने के बाद गहरी सांस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम 5-6 बार भी 1 मिनट में गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ने के बाद फिर गहरी सांस ली, तो 1 मिनट में ये जो वायु का आदान प्रदान होगा ये करीब 26 लीटर के करीब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि नॉर्मली हम 3 से लेकर के 8 लीटर से ज़्यादा वायु का एक्सचेंज 1 मिनट में करते हैं तो इसको हम हाइपर वेंटिलेशन कह सकते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन भी 2 स्थितियों में हो सकता है। एक तो ये कि हम जल्दी जल्दी सांस लें,
1 मिनट में 15 बार लें, 20, 15 बार नहीं, अब 1 मिनट में हम 20 बार लें, 25 बार लें, 30 बार लें, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ें और लें, तब भी ये हाइपर वेंटिलेशन होगा। और हम 6, 8, 10, 12 बार भी गहरी सांस लें, तब भी ये हाइपर वेंटिलेशन होगा। तो इस तरह से हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा कि हाइपर वेंटिलेशन में भी आपको शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी। इसका मैकेनिज्म क्या है कि हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, शरीर में CO2 की मात्रा कम होगी, क्योंकि CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं। CO2 की मात्रा कम लेने की वजह से क्या होगा कि शरीर में एल्केलोसिस हो जाएगा। CO2 की मात्रा कम होने से क्या होगा कि जो वेंटिलेशन का ड्राइव है, वेंटिलेशन का ड्राइव कम हो जाएगा यदि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेने से शरीर में CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। CO2 की मात्रा कम होने से रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होगा, जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहला मैकेनिज्म तो ये है। दूसरा ये है कि हाइपर वेंटिलेशन में जब CO2 की मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर में एल्केलोसिस होता है। एल्केलोसिस से क्या होगा कि वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल सिकुड़ने से क्या होगा कि ब्रेन में रक्त नलिकाएं जब सिकुड़ेंगी तो ब्रेन में रक्त प्रवाह कम होगा, हार्ट में रक्त प्रवाह कम होगा। दोनों स्थितियों में क्या होगा, इनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होगा कि ब्रेन को, हार्ट को जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म है कि जब ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर में जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोग से। ये कंपाउंड फेफड़ों से रक्त नालिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न टिश्यूज में जाता है। जब एल्कोलोसिस हो जाता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। एल्केलोसिस में ऑक्सीजन जो रिलीज होगी इस कंपाउंड से, उसकी मात्रा भी कम होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जब हम जल्दी जल्दी और गहरी सांस लेते हैं, ऐसी स्थिति में भी शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। इसकी 3 मैकेनिज्म हुई। एक तो रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाएगा, दूसरा वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्रेन, हार्ट और विभिन्न जो ऑर्गन है उनमें ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और तीसरा यह है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन एल्केलोसिस में कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हाइपोवेंटिलेशन में भी शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी और हाइपर वेंटिलेशन में भी शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। तो ये योग गुरु, योगाचार्य जो बार बार दावा करते हैं कि हम प्राणायाम के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत है। ना तो हाइपोवेंटिलेशन मीन्स सांस की मात्रा कम करके, ना हाइपर वेंटिलेशन में श्वसन की गति को बढ़ा के हमको शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा कतई प्राप्त नहीं होती। यहाँ एक चीज़ और समझना जरूरी है। एक स्थिति होती है जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं या हमें फीवर है, उस स्थिति में हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्या है कि शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ने से क्या होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो ऐसी स्थिति में जब सांस की गति बढ़ती है तो उसमें जो एक्सेस CO2 की मात्रा है वो बाहर निकलती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जब एक्सेस CO2 की मात्रा बाहर निकलती है उस समय सांस की जो गति बढ़ जाती है, उसमें एक्स्ट्रा CO2 बाहर निकल जाती है, लेकिन नॉर्मल CO2 का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरनिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरनिया में फीवर, एक्सरसाइज, एक्सर्शन में जब हमको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, ऐसी स्थिति में अधिक मेटाबॉलिज्म के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है और सांस की गति बढ़ने की वजह से ये अतिरिक्त CO2 की जो मात्रा है वो बाहर निकल जाती है। CO2 की मात्रा नॉर्मल बॉडी में मेंटेन रहती है हाइपरनिया में, जिसमें ना एसिडोसिस हो पाता है और ना एल्केलोसिस हो पाता है। इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं होते हाइपरनिया में। तो कंक्लूजन कहने का मतलब ये है कि प्राणायाम के माध्यम से जब हम सामान्य स्थिति में बैठ करके, जबकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा, ऐसी स्थिति में यदि हम सांस की गति बढ़ाते हैं तो हमको अधिक ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में प्राप्त नहीं होगी। तो ये कहना कि प्राणायाम के माध्यम से हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं पूरी तरीके से गलत है। प्राणायाम में चाहे हम सांस की गति को कम करें जिसको हम हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं, या हम सांस की गति को बढ़ाएं जिसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त नहीं होगी।